हेलो एवरीवन, हमारी आज की कक्षा का विषय है विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। उसके जो उदाहरण हैं, किन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं और किन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। एक बार देखिए, विकारी यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तनशील होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। परिवर्तनशील मतलब जिन्हें हम अलग अलग रूपों में लिखते हैं, अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं, वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत हमारा संज्ञा आता है। ठीक है, जैसे संज्ञा में हम कहीं पे लड़का प्रयोग करते हैं, कहीं पर हम उसका स्त्रीलिंग के साथ लड़की प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पत्ता, बहुवचन में हम उसे पत्ते प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द आते हैं, एक वचन होगा तो वह बोलेंगे और बहुवचन होगा तो वे बोलते हैं। विशेषण, छोटा, छोटी, लंबा, लंबी, लंबे, इस तरीके से हम एक ही शब्द को अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं। क्रिया, कोई भी क्रिया होती है वह काल पे निर्भर करती है, वह हमारे वचनों पे निर्भर करती है, वह हमारे कर्ता पे निर्भर करती है। यानी अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो फिर हमारा जो क्रिया है वो अलग प्रकार से हम लिखते हैं। अगर हमारा काम, क्रिया भूतकाल में हो रही है तो वो अलग प्रकार से लिखी जाती है। भविष्य में हो रही है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, यानी हम उसे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप में लिखते हैं। तो ये जो चारों चीजें हमारी आती हैं, ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये एक पूरा जो हमारा विषय है इसका एक सार है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो फिर चीजें समझ में आएंगी आपके पूरी तरीके से। उसके बाद दूसरी ओर मैंने अविकारी शब्द लिखा है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनका हम केवल एक ही रूप में प्रयोग करते हैं। फिर हम चाहे उसे किसी भी काल में प्रयोग करें या फिर किसी वचन के साथ प्रयोग करें, किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें, उनका रूप हमेशा अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए उन्हें अविकारी, विकार मतलब होता है कुछ परिवर्तन होना, और अविकारी से मतलब है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तनशील हम जिसे कहते हैं। इसमें हमारे आते हैं क्रिया विशेषण। देखिए, अलग अलग क्रिया और विशेषण ये इसमें आया, लेकिन क्रिया विशेषण एक पद है। इसका अर्थ है ऐसे शब्द जो हम क्रिया की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे चलना एक क्रिया है, ठीक है, तो वह धीरे चलता है। जो चलने की प्रक्रिया है वह धीरे हो रही है, यानी जो धीरे शब्द है वो हमारा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो हमारा क्रिया विशेषण है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे तेज, वह तेज दौड़ता है, क्रिया हमारा दौड़ना है और दौड़ना तेज गति से हो रहा है, तो तेज हमारा क्रिया विशेषण होगा। कल, ये भी क्रिया विशेषण होता है, ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। बाहर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आता है। मैं बाहर गया, हम बाहर गए, वह बाहर गई, माँ बाहर गई, पिताजी बाहर गए, किसी के भी साथ प्रयोग करो, बाहर शब्द इसी रूप में हर जगह प्रयोग होता है। अचानक, वह अचानक से गिर गया, हम अचानक गिर पड़े। ठीक है ना, अचानक भी क्या है, रीतिवाचक, जो किसी काम के होने का तरीका बताता है, जैसे धीरे, तेज, अचानक, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण के ही प्रकार हैं। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। इस पे एक पूरी कक्षा एक दिन आपकी मैं बनाऊंगी और उसको पूरा विस्तार सहित उसमें समझाया जाएगा, जिसमें सिर्फ हम क्रिया विशेषणों के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके चारों भेद, उसका कहाँ हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें होंगी। दूसरा, अविकारी शब्दों में आता है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं बीमार था, ठीक है, इसलिए विद्यालय नहीं आया। देखो, दो यहाँ पे हमारे वाक्य हैं, एक तो मैं बीमार था और दूसरा वाक्य है विद्यालय नहीं आना। दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वह इसलिए शब्द करता है। ठीक है, मैं बाहर गया और किससे, बस से वापस आया। ठीक है, मैं बाहर गया
और बस से वापस आया। यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, अगर हम इसमें से और शब्द हटा देते हैं तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन और शब्द के द्वारा हमने इन दोनों को जोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए जो भी इस प्रकार के हमारे शब्द होते हैं वो हमारे समुच्चय बोधक कहलाते हैं, यानी जो कलेक्ट करते हैं, जो दो वाक्यों को मिलाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है और, या, इसलिए, ये भी हमेशा इसी रूप में परिवर्तित होते हैं। और शब्द को आपने किसी और दूसरे प्रकार में कहीं नहीं देखा होगा, ना ही कहीं हम उसे प्रयोग करते हैं। तीसरा जो आता है अविकारी शब्दों में, वह आता है संबंध बोधक, जो संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के जो बाकी बचा हुआ भाग होता है उससे बताते हैं। जैसे वह घर के अंदर है, हम एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं, हम पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब घर के अंदर हैं, ठीक है। वे सब घर के बाहर हैं, यानी घर के बाहर, कहाँ, किसके बाहर है, घर के बाहर है। बाहर एक ऐसा शब्द है जो स्थान के बारे में बता रहा है, संबंध बता रहा है कि हम कहाँ हैं, घर के अंदर हैं, बाहर हैं, छत पर हैं, पेड़ के नीचे हैं, कहाँ है, ठीक है। यानी जो शब्द संबंध बताने का काम करते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, और ये शब्द भी हमेशा अविकारी शब्दों के जैसे ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। अगला इसमें आता है विस्मयादि बोधक शब्द, यानी विस्मयादि बोधक शब्द मतलब ऐसे शब्द हैं जो अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है, वाह शब्द क्या है, हमारी विशेषता बता रहा है, हमें खुशी हो रही है तो खुशी का भाव प्रकट करता है, ठीक है। या अगर हम फूलों की बात करते हैं, बगीचा हमने एक के लिए बोला, अगर हम बहुत सारे फूलों की बात करते हैं, वाह कितने सुंदर फूल हैं, हम बहुत सारी चीजों की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, वाह, ठीक है। ऐसे ही अरे, बाप रे कितना बड़ा जानवर है, बाप रे कितना बड़ा हाथी है, या बाप रे कितनी भयानक छिपकली है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये शब्द हमारे अपरिवर्तित रहेंगे। हम कहीं भी प्रयोग करें इसी रूप में ये प्रयोग किए जाएंगे, तो ये शब्द भी हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अविकारी शब्दों का ही एक और नाम अव्यय भी है। अगला जो आता है ये आता है निपात, ठीक है। निपात भी क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक की भांति ही अव्यय के अंतर्गत आता है, अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। निपात से अर्थ ऐसे शब्दों से है जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसने चोरी की, ठीक हो गया, उसने चोरी की मतलब हम नॉर्मली किसी को बता रहे हैं कि उसने चोरी की। अगर हम यही बोलते हैं उसने ही चोरी की, यानी इस वाक्य में क्या है, उसने चोरी की, इस बात पे एक बल पड़ रहा है ना, हम कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं ये काम तो उसी का है, उसने ही ऐसा किया है। या फिर मैं चला गया, ठीक है, मैं चला गया, नॉर्मली आप किसी को इन्फॉर्म करो कि मैं चला गया, मैं तो चला गया, यानी आप कंफर्म करो कि मैं तो वहां हूं ही नहीं, मैं तो वहां से चला गया, यानी आप अपने जाने की बात की पुष्टि कर रहे हैं, उस बात को प्रूफ कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी बात पर बल देने का काम करते हैं वे शब्द हमारे निपात कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे हमारा जो आज का विषय है इसमें इन चीजों पे हम बात करेंगे, विकारी शब्द, ठीक है, और अविकारी शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पूरा एक इसका जो सार है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्यों हम इन्हें अविकारी या फिर विकारी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने संज्ञा की बात की कि संज्ञा शब्द हमारा विकारी में आता है। अब क्यों आता है, देखिए संज्ञा शब्द कोई भी एक आप उदाहरण ले लीजिए संज्ञा से रिलेटेड। जैसे हमने बोला बच्चा, ठीक है, बच्चा, ये हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यहां पे हम बोलते हैं बच्चा खेलता है, ठीक है, लेकिन अगर हम पुल्लिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसी का अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम इसको किस में बदल देंगे, बच्ची, यहां पे आ जाएगा खेलती है,
ये हमारा क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, यानी लिंग बदलने के साथ ही हमारा शब्द परिवर्तित हो जाता है। और ये दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक वचन के रूप है। ठीक है, अब अगर हम बहुवचन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये देखो बहुवचन में हमारा आया। अब इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों लिंग आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो उसमें कुछ लड़कियां भी होंगी, कुछ लड़के भी होंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुवचन रूप उसका बच्चे है, पुल्लिंग रूप हमारा बच्चा है, स्त्रीलिंग बच्ची है, और ये हमारा बहुवचन है। ठीक है, इसलिए हम संज्ञा शब्दों को किस में रखते हैं, विकारी शब्दों में रखते हैं। ऐसे आप किसी भी संज्ञा शब्द के साथ लिख सकते हैं। जैसा आपने बोला कि गाय चर रही है, ठीक है, एक गाय की बात आप कर रहे हैं, गाय चर रही है। बहुत सारी होंगी तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे गायें चर रही हैं, बकरी खुल गई। ठीक है, अगर आप ज्यादा की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बकरियां खुल गई बोलेंगे। ठीक है, यानी हम इन्हें परिस्थितियों के हिसाब से शब्दों का चयन करते हैं। हम एक ही शब्द को हर वाक्य में नहीं लिखते हैं। इसलिए हमारे जो संज्ञा शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, वो विकारी शब्दों में आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें विकार आता है, इसमें लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है, इसमें वचन के अनुसार परिवर्तन आता है। दूसरा हमारा आता है सर्वनाम। ठीक है, इसको भी हमने बोला कि ये विकारी शब्द है। अब देखिए, मैं हर उसका एक एक उदाहरण आपको बताऊंगी। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है, एक वचन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये हमारा बहुवचन हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। ये हमारा किस में आया, बहुवचन में आया। ठीक है, यानी एक वचन है तो वह हमने लिया, और बहुवचन है तो हमने उसी वह का वे बना दिया, यानी इसमें भी हमने वचन के हिसाब से परिवर्तन किया है। ठीक है, तो हमारा जो सर्वनाम है वह भी किस में आएगा, वह भी हमारा विकारी शब्द में आएगा, क्योंकि इसका भी रूप परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला हमने विकारी शब्द में जिसकी बात की थी वो हमारा था विशेषण। विशेषण, ठीक है, विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छोटा बालक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। देखो, हमारा सर्वनाम इसमें वह है, यहाँ पे हमारा बालक भी आया है, लेकिन वह शब्द को हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे बालक शब्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे की बात कर रहे हैं। वह एक आपका निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो वह छोटा बालक है, यानी छोटा जो शब्द है ये हमारा इसमें विशेषण है। बालक कैसा है, छोटा है। ठीक है, हम उसे ही कुछ भी कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सुंदर बालक खेल रहा है, या फिर क्या कह सकते हैं हम उसे, अच्छा बालक खेल रहा है। हम अलग अलग विशेषण का प्रयोग बालक के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटा लिखा है, अब हम इसी की जगह छोटा की जगह क्या कर सकते हैं, छोटी, लेकिन अब बालक की जगह क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगी। ठीक है, छोटी हमने क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा पुल्लिंग था तो हमने छोटा प्रयोग किया। अब हमारा जो बच्चा है वो स्त्रीलिंग की हम बात कर रहे हैं, यानी हम बालिका की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, छोटी लिख दिया। और बहुत सारे की बात अगर हम करते हैं तो वे छोटे बच्चे हैं, बालक बालिका यानी बच्चे, लड़के लड़कियां, उन्हीं के लिए बालक और बालिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम बोलेंगे वे छोटे बच्चे
हैं। ठीक है, यानी वही बात आई कि बहुवचन अगर हमारा हो जाता है तो बहुवचन में लिंग तो हम कर नहीं सकते हैं कि हम वो स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं या फिर पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। हमारा विशेषण जरूर चेंज हो गया, छोटा, छोटी, छोटे, यानी अर्थ उसका एक ही है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से हमने उसे बदल दिया, हमने उसे वचन के हिसाब से बदल दिया, हमने उसे लिंग के अनुसार बदल दिया। इसलिए हमारे जो विशेषण शब्द हैं वे भी किस में आते हैं, विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब इसका जो अंतिम उदाहरण है वो है क्रिया, यानी क्रिया कैसे विकारी शब्दों में आता है। देखिए, क्रिया मतलब वे शब्द हैं जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, जैसे खेलना, आना, जाना, घूमना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, हमारे क्रिया है। ठीक हो गया। अब देखिए, क्रिया पे किसका प्रभाव पड़ता है, क्रिया हमारी किस किस से प्रभावित होती है। क्रिया हमारी लिंग से प्रभावित होती है। ठीक है, अगर हमारा पुल्लिंग है तो हम जा रहा है प्रयोग करते हैं, खा रहा है प्रयोग करते हैं, और स्त्रीलिंग है तो रही है, खा रही है, जा रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वचन से प्रभावित होती है, एक वचन में रहा, रही, गया, गई आएगा, बहुवचन में रहे, गए आएगा। ठीक है, उसके बाद काल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि वह जा रहा है, वर्तमान काल। अगर हम इसी को भविष्य में बात करते हैं तो वह जाएगा, और अगर हम इसकी पास्ट की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं, तो वह गया। यानी ये कुछ कारक हैं जो क्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण क्रिया का रूप बदल जाता है। इसलिए हमारी जो क्रिया है ये भी किस में आती है, विकारी शब्दों में आती है। जैसे बालक खेल रहा है। ठीक है, ये हमारा किसका है, ये हमारा है वर्तमान काल का। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में तो हम परिवर्तन जितने भी एग्जाम्पल अभी तक किए हैं सब में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं काल के आधार पर आपको लिख के बताऊंगी। बालक खेल रहा था, ये हमारा हो गया भूतकाल। खेल रहा था, भविष्य की बात करेंगे, बालक खेलेगा, ये हमारा किस में आ गया, भविष्यत काल में आया। ठीक है, यानी जो हमारे क्रिया शब्द हैं वो अभी परिवर्तित होते हैं, इसलिए हमारे जो क्रिया शब्द हैं ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अब हमने विकारी शब्दों में जिन चार अव्यय या जिन चार तत्वों की बात की थी उनके विषय में मैं आपको समझा चुकी हूँ। वो चार चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द, और इन्हीं का एक अन्य नाम जो होता है वह होता है अव्यय। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम क्या है, अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमने 5 चीजों की बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द को समझिए। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी एक क्रिया है और दूसरा शब्द इसमें है विशेषण, जो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे चलना एक क्रिया है। चलना धीरे हो सकता है, चलना तेज हो सकता है, चलना अचानक हो सकता है, चलना रुक रुक के हो सकता है। बहुत सारे माध्यमों से हम चलने की जो क्रिया है उसे बता सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, जैसे वह पढ़ता है, वह
तेज तेज पढ़ता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह रुक रुक के पढ़ता है। क्रिया एक ही है लेकिन वह अलग अलग प्रकार से हो रही है। तो हम ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के होने का तरीका बताते हैं वह रीतिवाचक, रीति मतलब होता है तरीका, ठीक है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी जो क्या बताएंगे? तरीका जो बताते हैं, ठीक है। जैसे वह धीरे चलता है। सबसे पहले क्रिया पहचानिए, चलता है, कैसे? धीरे, ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। हमने इसे एक वचन के साथ प्रयोग किया है, एक वचन पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया है। अगर हम इसे बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं, वे धीरे चलते हैं। देखो, बहुवचन हमने लिया, ये हमारा चलते बन गया, लेकिन धीरे शब्द हमारा वैसा ही है, ठीक है। ये किस में लिया था हमने? एक वचन में लिया था, और ये हमने लिया था बहुवचन में। पूरा वाक्य परिवर्तित हुआ, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो दोनों में परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या है? अविकारी शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार ये तो रीतिवाचक का बताया, इसके 3 और भेद होते हैं, ठीक हो गया। जैसे स्थानवाचक होगा, कालवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है। जो क्रिया का स्थान बताते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, जो उसका परिमाण बताते हैं जैसे कम ज़्यादा, वो परिमाणवाचक में आते हैं, और जो क्या बताते हैं उसका स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक, कब हुआ, जैसे कल, आज, परसों, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इनके बारे में पूरी जानकारी किसी दूसरी वीडियो में आपको दी जाएगी। फिलहाल हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक हो गया। यानी क्रिया विशेषण भी हमारा किस में आएगा? अविकारी शब्दों में आता है। दूसरा है इसमें समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द जो क्या करते हैं? 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे वह बीमार था इसलिए बाजार नहीं आया। देखिए, हम एक वचन की बात कर रहे हैं और एक वचन में हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। यहां पर हमारा जो समुच्चय बोधक है वो शब्द हमारा इसलिए है, ठीक है। अगर हम इसी वाक्य को बहुवचन के लिए लिखते हैं तो हमारा वाक्य बनेगा वे बीमार थे, ठीक है, इसलिए बाजार नहीं आए। यानी देखो, इसलिए शब्द जो हमारा समुच्चय बोधक हमने ऊपर के वाक्य में प्रयोग किया था और जो हमने यहाँ प्रयोग किया है इसमें कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वे शब्द भी क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, ठीक है। इसी में जो हमारा अगला आता है अविकारी शब्दों में, वह हमारा है संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों से उनका संबंध बताते हैं। जैसे संबंध बोधक में हम लेते हैं संबंध बोधक शब्द, ठीक है। जैसे बच्चा चलिए इसको पेड़ के नीचे से हम समझेंगे। पेड़ के नीचे
है। ठीक है, कहाँ है वो? पेड़ के नीचे, यानी नीचे शब्द जो है ये आपको क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है ना कि जो बच्चा है वह बाकी पेड़ के नीचे की हम बात करें तो पेड़ के कहाँ पर है? पेड़ के ऊपर है, नीचे है, टहनी पर है, कहाँ है? ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। बहुवचन के साथ हम प्रयोग करेंगे बच्चे पेड़ के नीचे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक वचन, बहुवचन, और ये हमारा वर्तमान के बारे में हमें बता रहा है। अगर इसी को हम भूतकाल के लिए बनाते हैं एक वचन बहुवचन के साथ, बच्चा पेड़ के नीचे था, और बहुवचन में लिखेंगे तो बच्चे पेड़ के नीचे थे। यानी ये जो शब्द है नीचे, हमने इसको पास्ट में हो गया, हमने भूतकाल में लिखा तो हमने इसे परिवर्तित नहीं किया, हमने वही लिखा है। ठीक है, या फिर हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, भविष्य काल के लिए बनाते हैं तो बच्चा पेड़ के नीचे आएगा या बच्चा पेड़ के नीचे बैठेगा, तो भी हम इस शब्द को परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जो संबंध बोधक हैं वो किस में आते हैं? अविकारी शब्दों में आते हैं। अगला हमारा है विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, जैसे अरे, वाह, छी, इस प्रकार के शब्द जो हमारे मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ये भी हर स्थिति में अपरिवर्तनशील होते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, एक वचन की बात हम कर रहे हैं, सुंदर फूल हमने बोला। बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं वाह, कितने सुंदर फूल हैं। सेंटेंस से पता चल रहा है कि हम ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वाह शब्द हमारा क्या है? ये विस्मयादि बोधक शब्द है और ये अपरिवर्तनशील है। इससे क्या हमारे समझ में आता है कि जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वो भी क्या है? अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कहीं पर भी हम इनका रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। इसमें जो सबसे अंत में आता है वो आपका है निपात। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो किसी बात पे बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निपात, इसका उदाहरण होता है बेसिकली ही। निपात में हमारे ये दो शब्द आते हैं। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे वह सो गया। ठीक है, हमने सामान्य बोला कि वह सो गया। अब अगर हम इसे वह तो सो गया, ठीक है, अब हमने तो लगाया। अब तो शब्द को अगर हम स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? वह तो सो गई। बहुवचन के साथ करेंगे तो क्या आएगा? वह तो सो गए। ठीक है, ये तो शब्द हमारा परिवर्तित नहीं हुआ है। ऐसा ही में भी होता है। ठीक हो गया, तो ही और तो ये दोनों निपात शब्द हैं, निपात के उदाहरण हैं और ये हमारे अविकारी शब्दों में आते हैं। देखिए, एक इससे जुड़ा हुआ विषय तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज ध्यान में आई है। देखिए, जैसे हमने ये लिखा है ना, गया लिखा है, ये इससे हटके वाला विषय है, गया है। हम इसे, या फिर गई, गई को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे होता है? देखिए, कोई भी शब्द, हम बहुत सारे शब्दों में ई, ए, ये वाला पढ़ते हैं। ये निर्भर जो उसका मूल रूप है वो क्या है और वो कहाँ सही है, वो कहाँ गलत है, इस पे एक पूरी वीडियो मैंने बना के रखी है। उसको मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूंगी। उसमें ये बताया गया है कि कहाँ पर हम गई लिखते हैं, कहाँ पर हम ये लिखते हैं। जैसे
कीजिए, दीजिए होता है ना, दीजिए को भी हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक हम उसमें ये लिखते हैं, एक हम उसमें ये लिखते हैं। दोनों में से क्या सही है क्या गलत है, ये पूरा जो छोटा सा एक वीडियो है, इस पे आधारित, बहुत बड़ा ये विषय नहीं है। इसको भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है। आगे आप उसको आगे देखेंगे, वो जो वीडियो मैं कुछ दिनों बाद आपको अपलोड करूँगी, लेकिन इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये मालूम चलता है कि हमने ए लिखना है या ये लिखना है, या ई लिखना है या ई लिखना है। ठीक है, तो ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक था विकारी और अविकारी, ये पूरा हो चुका है। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ा। अविकारी शब्दों में हमने क्या पढ़े, क्रिया विशेषण पढ़े, हमने समुच्चय बोधक पढ़े, हमने संबंध बोधक पढ़े, हमने इसमें निपात पढ़े हैं। अब बाकी आप कुछ खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज़ें बताई हैं वो विकारी में होने का या उसके अविकारी में होने का कारण वास्तव में क्या है। ठीक है, आप इस पे संबंधित उदाहरण खुद से बनाइए, तो आपका ये जो विषय है ये पूरा का पूरा इसका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।